Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in another lecture of genetics. But in today's lecture we will be discussing terminology of genetics. यानी genetics का चैप्टर जो है इसके पढ़ने के दौरान जो आपको वेरियस टर्म्स आएंगे हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके ये वो टर्म्स होंगे जो हमारे 12th और नीट एग्जाम के रेस्पेक्ट में जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है. ओके वरना जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे. ये जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है ये हैसियत रखती है रॉ मटेरियल्स की हैसियत ये रखती है जेनेटिक्स चैप्टर को समझने के लिए. जैसे किसी चीज को बनाना हो बेटे तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए. इसी तरह अगर आपको अपने अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स जो है उनको क्लियर करना है तो आपको डेफिनेटली यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स. ओके तो लेट अस डिस्कस दीज वेरियस टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स. ओके द फर्स्ट टर्म दैट आई विल चूज इज कैरेक्टर. पहली टर्म जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज बेटे कैरेक्टर. जेनेटिक्स में कैरेक्टर किसको कहते हैं बेटे? कैरेक्टर एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में कैरेक्टर बताते हैं. तो मैं लिखूंगा एनी मॉर्फोलॉजिकल, ओके, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसको कैरेक्टर बताते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइट जो है चाहे इंसानों में चाहे प्लांट्स में तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है एंड इट इज ए कैरेक्टर. इसी तरह बेटे हमारे पास है फ्लावर कलर. ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है तो इट इज आल्सो ए कैरेक्टर. इसी तरह बेटे रेस्पिरेशन ये एक फिजियोलॉजिकल फीचर है तो इट इज ए कैरेक्टर. ओके चलिए कैरेक्टर के बाद हम दूसरी टर्म की बात करेंगे दैट इज ट्रेट्स. जेनेटिक्स में ट्रेट्स किनको कहते हैं? एक कैरेक्टर जो है उसकी जो वेरियस एक्सप्रेशंस होती है तो उन वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर उनको हम बताते हैं बेटे ट्रेट्स. तो मैं डिफाइन करता हूं ट्रेट्स जो है ये वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर होते हैं और उन्हीं को हम बताते हैं ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैरेक्टर जो है, चलिए कैरेक्टर मैंने अभी गिना बेटे हाइट. इस हाइट की एक्सप्रेशन जब होती है, जब मैं आपसे कहता हूं कोई हाइट किसी ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ नहीं समझ आया, क्या ये लंबा है छोटा है ये तो समझ नहीं आया. हाँ हाइट तो आपका जहन हाइट की जानिब जो एक फीचर है, लेकिन क्या ये लंबा है छोटा है वो आपको समझ नहीं आया. तो अगर इस हाइट के कैरेक्टर की एक्सप्रेशन होती है या ये हाइट के लिहाज से टॉल हो सकता है या ये डिवार्फ हो सकता है यानी छोटा. तो ये दो एक्सप्रेशंस ऑफ कैरेक्टर हाइट. तो इन एक्सप्रेशंस को हम नाम देते हैं बच्चे क्या? दे आर कॉल्ड ट्रेट्स. राइट. इसी तरह हमारे पास फीचर जो है दैट इज द फ्लावर कलर. हमारे पास एक और फीचर फ्लावर कलर है, इट्स ए कैरेक्टर. एंड इसकी एक्सप्रेशन अगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वहां ये कभी व्हाइट होता है फ्लावर और कभी ये बेटे रेड होता है. ओके तो ये है ट्रेट्स. तो आप पॉइंट याद रखना जो मेंडल. इसी तरह रेस्पिरेशन एरोबिक हो सकती है या एनारोबिक, वो इसकी एक्सप्रेशन है. तो याद रखिए दे आर ट्रेट्स एंड रेस्पिरेशन खुद कैरेक्टर है. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यानी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की जब हम बात करते हैं
तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की जब बात करते हैं बेटे, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में एक कैरेक्टर के दो एक्सप्रेशंस होते थे, यानी एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ट्रेट्स होते थे। यानी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में वन कैरेक्टर जो होता था, वन कैरेक्टर, इस एक कैरेक्टर के शाबाश दो ट्रेट्स होते थे। और चूंकि वो दो ट्रेट्स, एक टॉल दूसरा डिवार्फ, एक व्हाइट दूसरा रेड, ओके, ये दो ही ट्रेट्स थे, ये एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे, दो ही ट्रेट्स, और इन दो ट्रेट्स को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या बेटे? तो कोई पूछेगा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या है, उनको बताइए कि अगर किसी कैरेक्टर के सिर्फ दो चॉइसेस होते हैं, दो एक्सप्रेशंस होते हैं, दो ट्रेट्स होते हैं, तो उन दो ट्रेट्स को उस कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स माने जाते हैं, ओके। लेकिन मेंडल के बाद की बात चला करते हैं, तो मेंडल के बाद एक कैरेक्टर जो है उसके मैनी ट्रेट्स भी देखे गए, ओके। तो मिसाल के तौर पे किसी प्लांट में, पिटूनिया एक प्लांट है, इसका फ्लावर रेड भी होता है, पिंक भी होता है, येलो भी होता है, तो इस तरह से फ्लावर कलर में मैनी एक्सप्रेशंस, उधर टर्म आप कंट्रास्टिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं बेटे, आफ्टर मेंडल, शाबाश, इट वॉज फाउंड क्या कि वन कैरेक्टर जो है, वन कैरेक्टर, इसके मैनी ट्रेट्स हो सकते हैं, मैनी ट्रेट्स। हम इसलिए कहते हैं आफ्टर मेंडल, बिफोर मेंडल, बिकॉज मेंडल इज द न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिक्स, ओके। चलिए यहां तक हमने ट्रेट्स को समझा और कैरेक्टर। आइए अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट टर्म इज, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए बेटे यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में, कि मेंडल ने पी में 7 कैरेक्टर स्टडी किए, और मैंने कहा कि हर कैरेक्टर में दो दो चॉइसेस, इस तरह से 14 चॉइसेस टोटल में होंगे। मेंडल स्टडी 7 कैरेक्टर्स इन पी, या कहिए बेटे 14 ट्रेट्स, या कहिए 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये सारी बातें एक ही है, ओके। चलिए अब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एक और, दैट इज द जीन। जीन को समझते हैं। देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जीन की टर्म जो है ये दी है जॉनसन ने, टर्म जीन, इसको दिया बेटे साइंटिस्ट जॉनसन ने, राइट, 1909 में। लेकिन जीन के लिए टर्म फैक्टर कॉइन की थी इससे पहले बेटे मेंडल ने। तो मेंडल यूज टर्म, हालांकि मेंडल ने पहले ही यूज टर्म फैक्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बातें याद रखनी है आपको। जीन है क्या? जीन को सिंपली कहते हैं हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी नई जनरेशन में जो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं वो जीन ही लेता है या जीन्स ही लेते हैं। तो जीन को हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या कहिए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन को डिफाइन करते हैं बेटे यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या हम कह सकते हैं और इनहेरिटेंस। और आगे अगर जीन को आप देखें कि नेचर के लिहाज से ये क्या है, इट इज एक्चुअली सेगमेंट ऑफ डीएनए। मिसाल के तौर पे बच्चे हमारे पास ये डीएनए है, ये लंबा करके मैंने लिखा दिस इज डीएनए, ओके, इट गोज लाइक दिस, ये डीएनए बेटे। इस डीएनए का जो एक सेगमेंट है, मान लीजिए ये सेगमेंट, इस सेगमेंट को हम जीन बताएंगे। वो जीन जो है, जीन, ये जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। और इस डीएनए के सेगमेंट का काम क्या है? यूजुअली इसका काम होता है विच कोड्स फॉर ए प्रोटीन, यानी जो बनाता है, जो इंफॉर्मेशन रखता है प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कोड्स फॉर किसके लिए? प्रोटीन। तो दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज जीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, लेकिन डीएनए की जब बात करते हैं आप, डीएनए वही बात रहेगी किसकी? जीन की, बिकॉज जीन जो है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है।
तो डीएनए अगर आप देखें ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यानी जीन जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, लेकिन लंबा डीएनए जो है वो बहुत न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, और जीन जो है कम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। तो जीन इज नॉट, अगर बहुत न्यूक्लियोटाइड्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर कम न्यूक्लियोटाइड्स तो उसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो जीन जो है ये ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है। शाबाश शाबाश, क्या जीन इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। चूंकि अगर जीन को देखें ये डीएनए है, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है तो वो वीकली एसिडिक जीन को बनाता है, तो मैं कहूंगा जीन जो है ये वीकली एसिडिक होता है। चूंकि डीएनए में ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये नेगेटिवली चार्जड होता है, तो इसलिए आप कहेंगे जीन जो है ये नेगेटिवली चार्जड है, नेगेटिवली चार्जड है। ओके, जीन्स की कुछ बात और। जीन्स जो होते हैं बेटे इस डीएनए में, ये एक जीन है, मान लीजिए ये एक जीन है, इस साइड से मैं दिखाऊं, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। बताओ क्या जीन्स हॉरिजॉन्टली होते हैं, ये एक जीन, ये दूसरा, ये तीसरा, या वर्टिकली होते हैं, जिसको आप लीनियरली भी कहते हैं। वो जीन्स जो है ये ऑकर होते हैं, ऑकर लीनियरली, लीनियरली किसके ऊपर, ऑन डीएनए। ऑलराइट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जीन एक कंप्लीट यहां तक हुआ, जीन 1, इसके बाद जीन 2, ऐसा नहीं होता है कि जीन 1 फिर जीन 1 का थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट जीन बनाएगा, यानी एक नया पार्ट और थोड़ा सा पार्ट जीन 1 का। इधर समझेंगे आप, यानी अगर केस ऐसा होता है कि ये जीन 2 होता, ये वाला पार्ट डीएनए का कॉमन होता ना जीन 1 और जीन 2 के लिए, ठीक, बिकॉज जीन 1 यहां तक था और जीन 2 यहां से स्टार्ट, उस वक्त हम कहते हैं जीन 1 एंड 2 ओवरलैपिंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक जीन कंप्लीट हुआ उसके बाद नया सेगमेंट जो होगा वो नया जीन होगा, वो जीन्स ऑकर लीनियरली ऑन डीएनए। लेकिन तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जीन्स जो होते हैं आर नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। आस्क्ड एग्जाम्स का एक क्वेश्चन है बेटे क्या कि ओवरलैपिंग जीन्स किस में होते हैं, एक्सेप्शनली, यानी उसमें एक पार्ट जीन 1 का और दूसरा जो जीन 2 है उसका जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो कॉमन होगा बिटवीन जीन 1 एंड 2। और ऐसे मैं इधर लिखूं एक्सेप्शनली, 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 शाबाश, ओवरलैपिंग जीन्स, ओवरलैपिंग जीन्स, जीन्स ऑकर इन SV40, इसको कहते हैं सीमियन वायरस 40 एंड 5 into 174 ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये एक बैक्टीरिया को ये अटैक करता है। ये दोनों वायरसेस है, इनमें एक्सेप्शनली ओवरलैपिंग जीन्स। आस्क्ड एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है कि ओवरलैपिंग जीन्स किन में है, वरना ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, उनमें जीन्स जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। यहां तक हमने समझ लिया जी। अब जीन के मुताबिक बात ये भी लिखी जाती है कि जीन जो है ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है कि नहीं, जो मैंने पहले ही बताया है। तो इसको समझते हैं हम फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी आपसे पूछा जाएगा, यानी कोई फिजिकल यूनिट जो हेरिडिटी की बेस बनाता है, जिसपे ट्रांसफर कैरेक्टर्स होते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन, वो कौन है बच्चे, दैट इज जीन। अगर आपको केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी पूछा जाए तो ये जीन नेचर के लिहाज से केमिकली क्या है, सर इट इज डीएनए, तो आपसे पूछा जाएगा केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ऑफ हेरिडिटी। बच्चे ये क्या है, सर इट इज डीएनए, तो केमिकल बेसिस डीएनए है। साइंटिस्ट एक है बेटे, इसका नाम है बेंजर, बेंजर, याद रखिए टर्म क्या ये दे रहा है। बेंजर कहता है जीन जो है इसके लिए मैं डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ये जीन के लिए ये डिफरेंट टर्म्स देता है, डिफरेंट टर्म्स। सर क्या, ये जीन को कभी बताता है सिस्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये सिस्ट्रॉन, और ये जीन को टर्म देता है म्यूटॉन, म्यूटॉन, ये जीन को टर्म देता है बेटे दैट इज कॉल्ड रेकॉन, RECON। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन कहते हैं हम यूनिट ऑफ फंक्शन को, किसको, यानी यूनिट ऑफ
फंक्शन को, यानी वो जीन जो यूनिट ऑफ फंक्शन काम करेगा उसको हम सिस्ट्रॉन बताएंगे। मतलब क्या है, मतलब मेरे पास डीएनए है या कहिए बेटे जीन है। ओके, मेरे पास डीएनए या कहिए जीन, ये डीएनए बनाता है एमआरएनए। शाबाश, इस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे हम। इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए बाद में बनाता है बेटे प्रोटीन। तो वो जीन जो फंक्शन करता है प्रोटीन बनाने का, जो प्रोटीन बनाता है, ऐसे जीन को हम नाम देते हैं सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन। याद रखना, सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है। म्यूटॉन बेटे इसको कहते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन। क्या? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यानी जीन्स में चेंज आती है न्यूक्लियोटाइड्स में, जिनको हम कहते हैं म्यूटेशंस। ओके, फिर वो म्यूटेड जीन अपना इफेक्ट जाहिर करेगा, वो अलग बात है, लेकिन जिस जीन में म्यूटेशन होती है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है म्यूटॉन। क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग पैचिटियन स्टेज ऑफ मियोसिस जो क्रोमोसोम्स है वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं और फिर एक्सचेंज ऑफ जीन्स करते हैं। तो जीन्स रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। रिकॉम्बिनेशन मीन्स एक्सचेंज, जो ही क्रोमेटिड सेगमेंट्स होती है फिर जीन्स की नई कॉम्बिनेशन आती है, तो वहां जीन्स जो है वो एक्ट करते हैं एज, शाबाश, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीन रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है कोई जीन के लिए टर्म लगती है बेटे रेकॉन, तो इसको मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। शाबाश, रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से बच्चे आती है? सर, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किसका इवेंट है? सर, मियोसिस का। राइट, यहां तक हमने समझ लिया बेटे जीन क्या है, और जीन के रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स दिए। ओके, अब हम आएंगे बेटे एक और टर्म पे है, दैट इज द एलील्स। ओके, नाउ वी हैव टर्म दैट इज फोर्थ वन, एंड ये है बेटे एलील्स। एलील्स को दूसरा नाम जो देते हैं दैट इज एलीलोमॉर्फस। राइट, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया बेटे, ये जो टर्म एलील है ये दी है टर्म एलील, ये टर्म दी है बेटे विलियम बेटसन, बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम बेटसन। नाउ एलील है क्या या एलील्स है क्या? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स, या आप कह सकते हैं द वर्शंस या द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील्स। तो मैं लिखूं पहले डेफिनेशन इनकी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। उनको क्या बताते हैं? एलील्स। मैं इस तरह से आपको समझाऊं, मेरे पास एक जीन है बच्चे टी, लेकिन आपको कुछ समझ आया क्या? टी, इस टी के वर्जन्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो दीज आर द वर्जन्स या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन टी, दीज आर कॉल्ड एलील्स। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें तो एक एलील जो है इसके अगर हम बात करें एक जीन जो होता है बेटे उसके मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में होते थे 2 एलील्स। कितने होते थे? 2 एलील्स। मैं इधर लिखूं बेटे, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की बात अगर करें, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स, ओके, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में जो एक जीन होता था उस जीन के 2 एलील्स होते थे। राइट, लेकिन मेंडल के बाद ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए जहां पे वन जीन हैज मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, हैज मेनी एलील्स, और उन एलील्स को नाम दिया जाता है मल्टीपल एलील्स, और ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। तो मैं यहां पे पॉइंट सजाऊं आफ्टर मेंडल सेवरल केसेस में देखा गया, क्या देखा गया इन सेवरल केसेस में? वन जीन जो है इसके मैनी एलील्स है, या मोर देन 2 एलील्स क्या है बेटे आप? मैनी एलील्स। तो ऐसे एलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, और ऐसे फिनोमेनन को हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मल्टीपल
एलीलिज्म। गो मल्टीपल एलीलिज्म इज ए पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, राइट। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ब्लड ग्रुप के लिए जीन होता है दैट्स कॉल्ड आई जीन, इम्यूनोजन जीन। इस आई जीन की रिप्रेजेंटेशंस ह्यूमन पॉपुलेशन में कभी आई ए और आई बी और होता है आई नॉट। एक इंडिविजुअल में दो ही इनमें से एलील्स होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में मोर देन 2, तो इन एलील्स को नाम दे सकते हैं बच्चे आप मल्टीपल एलील्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? मल्टीपल एलील्स। तो यहां हमने समझ लिया टर्म एलील जो है ये विलियम बेंटसन ने दी है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन उनको हम कहते हैं एलील्स। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में एक जीन के दो एलील्स हुआ करते थे, लेकिन मेंडल के बाद जो कुछ केसेस देखे गए जहां वन जीन जो है उसके मोर देन 2 एलील्स होते हैं या कहिए मेनी एलील्स होते हैं, और उस फिनोमेनन को हम मल्टीपल एलीलिज्म और उन एलील्स को मल्टीपल एलील्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज एस जीन जो है, इस एस जीन के 3 एलील्स ह्यूमन पॉपुलेशन में होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई नॉट, एंड दीज आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स एंड हेंस आई जीन shows in humans multiple allelism. Let's now move to another term बेटे। We have the fifth term as, पांचवी टर्म जो है that is locus, LOCUS, locus। देखिए बेटे मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन है हाइट का। ऐसा नहीं है कि वो हाइट का जीन कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी एक खास लोकेशन होती है। मान लीजिए ये है लोकेशन जहां जीन हाइट का है, ये है जीन फ्लावर कलर का, ओके, फ्लावर कलर का, एफ में लिखूं फ्लावर कलर का, ओके, ये जीन फ्लावर कलर के लिए है। तो आप मुझे बताइए फ्लावर कलर का, इसका कलर मैं रेड रखूं आर। तो आप ध्यान दीजिए बेटे यहां एक जीन जो है इसकी हमेशा यही पोजीशन होगी टी जीन की, और हमेशा इस प्लांट में फ्लावर कलर के जीन की पोजीशन यही होगी इसी क्रोमोसोम पे। तो ए स्पेसिफिक पोजीशन और लोकेशन ऑन ए जीन और ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज लोकस ऑफ दैट वेरी जीन। तो लोकस है क्या, मैं डिफाइन करता हूं बेटे इसको। A specific position कहिए बेटे या लोकेशन कहिए, specific position और लोकेशन of a gene on a specific chromosome. Specific chromosome. What is this called? Sir, this is called a locus of that very gene. locus का प्लूरल है बेटे लोकाई, LOCI। अगर आप दो जीन्स के रेस्पेक्ट में या एक जीन के दो एलील्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको प्लूरल टर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, LOCI, ओके। अगर ये जीन अपनी पोजीशन छोड़ देगा यानी कट होगा, ये क्रोमोसोम कहीं और जाएगा, इधर जाएगा, कहीं किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाएगा, देन इट विल लीड टू एब्नॉर्मैलिटीज। वो अपनी पोजीशन पे रहना इन नॉर्मल नेचर ऑर्गेनिज्म को देता है, लेकिन अगर जीन ने अपनी लोकेशन चेंज की तो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स मैं लिखूंगा चेंज इन लोकेशन ऑफ ए जीन दैट लीड्स टू एब्नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। अब मैं एक पॉइंट लिखूं, ये भी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन इससे आगे वहां ये समझ आएगा। एलील्स ऑफ ए जीन ऑकर एट corresponding loci on, यहां से आगे on homologous chromosomes of a pair। ये लाइन समझने के लिए बेटे आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम पहले समझना है, तो नई टर्म हमारी आती है, दैट्स द सिक्स्थ वन, वो है बेटे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स।
समझिए ये क्या है। हमारे पास एक प्लांट है पी पाइसम सटाइवम। चलिए समझाता हूं इससे बेटे। ये आपको पी है हमारे पास, ये पी जो है ये डिप्लॉयड है यानी 2n। इसका क्रोमोसोम नंबर बच्चे 14 है। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। उसका मतलब समझिए बेटे क्या है, ये 1 2 3 4 5th क्रोमोसोम, 6th क्रोमोसोम और 7th क्रोमोसोम ये एक पेरेंट से आए, और ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और 7 डैश ये दूसरे पेरेंट से आए। ये है इक्वल टू n और ये है इक्वल टू n। ये जो बेटे है ये रिप्रेजेंट करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना, ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो है ये सेकंड सेट है, सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, अगर ये सेकंड सेट है तो इस ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स। मैंने सेकंड नहीं लिखा, मैंने 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटे आप डिप्लॉयड बताते हैं। को डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए जो पी है इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, यहां से लेके मुझे बताओ यहां तक ये क्या है। शाबाश सर, इट इज 1 सेट। अच्छा मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक ये क्या है सर, इट इज द सेकंड सेट। अच्छा मुझे बताइए 1 एंड 1 डैश क्या है सर, ये 2 क्रोमोसोम्स होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा ये 2 क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये भी क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये भी क्या है, वो इसमें कितने होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 7 होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, 7 होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पी में है, क्रोमोसोम्स। अब समझिए, अब मैं डिफाइन करता हूं इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, चूंकि ये डिप्लॉयड है, 2 क्रोमोसोम्स, ये 2, इसी तरह ये 2 हो सकते हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी होमोलॉगस इफ दे फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या, गौर करना बच्चे, ये है 1 और मान लीजिए ये है 1 डैश, राइट। देखिए इनका साइज सेम है, यस। इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है, यहां सेंट्रोमियर, यहां उसी प्लेस पे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पोजीशन भी सेम है। तो तीसरी बात, इस पे जो जीन्स है A B C F G, इस पे जरूरी नहीं ये सारे ऐसे हो, ये कैपिटल में F करूं, ये स्मॉल f यहां से, ये स्मॉल g, ये कैपिटल C बेटे, यहां से ये स्मॉल b, स्मॉल a। आप देखिए जीनस भी सेम है। अच्छा जीनस की प्लेस जो है, पोजीशन यानी लोकाई जो है वो भी सेम है। ओके, तो ऐसे 2 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मैं यहां से बता रहा हूं इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड में एक ही क्रोमोसोम होगा, एक ही सेट, वहां होमोलॉगस टर्म इस्तेमाल नहीं होगी। इन ए डिप्लॉयड organism, shabash, 2 chromosomes are said to be homologous, said to be homologous। कब, if, अगर वो ये क्राइटेरिया, क्या, पहली बात है सेम साइज या सेम लेंथ, दूसरी बात है सेम सेंट्रोमेरिक पोजीशन, सेम सेंट्रोमेरिक पोजीशन। तीसरी बात है बेटे इसके बारे में, सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, सेम जीन्स, सेम जीन्स। और चौथी बात है सेम सीक्वेंस ऑफ जीन्स, सेम सीक्वेंस या कहिए पोजीशन ऑफ जीन्स, पोजीशन ऑफ जीन्स। तो ऐसे 2 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, जब हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है ड्यूरिंग मियोसिस। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास एक प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस में छुपा हुआ है बच्चे मियोसिस फर्स्ट। ओके, मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज है बेटे, दैट इज कॉल्ड zygote stage। Okay, we have zygote,
इस जाइगोटीन स्टेज में होता क्या है, जाइगोटीन स्टेज में मैं इधर लिखूं इसमें ब्रैकेट में, जाइगोटीन स्टेज में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये करते हैं साइनेप्सिस। शाबाश, क्या करते हैं? साइनेप्सिस मींस पेयरिंग, साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में लिखूं, राइट। सर मतलब क्या है इसका, बस आप ध्यान दीजिए बेटे, ये क्रोमोसोम है, डिवीजन करने से पहले अपने आप को ये जीरोक्स करता है और यही क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है। गौर करिए आप, ये और अब इसने जीरोक्स करके ये भी बनाया है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक इसको एक क्रोमेटिड बताते हैं, यहां से लेके यहां तक ये दूसरी क्रोमेटिड है, और ये दो क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम की है, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? चलिए इस साइड से मैं लिखता हूं, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। अब गौर कीजिए बेटे, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ओके। इस क्रोमोसोम ने भी अपने आप को जीरोक्स किया है और ये दो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, क्रोमैटिड्स। आप मुझे बताइए बेटे, ये बिल्कुल यही होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन अब इन डुप्लीकेटेड स्टेट है। ड्यूरिंग द जाइगोटीन ये सेल में एक दूसरे को पहचानने आते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, वरना एक कहीं होगा सेल में, दूसरा कहीं, लेकिन जाइगोटीन स्टेज में ये आते हैं एक दूसरे को पहचानने के लिए, और ये बेटे हो गई इनके दरमियान पेयरिंग, ये करीब करीब आएंगे एंड इट्स कॉल्ड पेयरिंग, और इसके लिए टेक्निकल टर्म है साइनेप्सिस। अब उसके बाद ये वाली क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के ऊपर आएगी और स्टेज जो चलेगा बेटे, दैट स्टेज विल बी अ पैचेटीन, पैचेटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट में ये क्या करेंगे, दे विल नाउ परफॉर्म एन एक्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, क्रॉसिंग ओवर होगा इस और इसके बीच में, तो इनको मैं लिख रहा हूं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यही एंट्रेंस का पॉइंट है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। तो आपसे पूछा जाएगा क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है, ये और ये वाली बेटे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसको क्रॉसिंग ओवर। जो है क्रॉसिंग ओवर, फिर इसका एक पार्ट उस पे जाएगा, उसका पार्ट इस पे आएगा, तो जीन्स हो गए ना एक्सचेंज बेटे। तो दिस एक्सचेंज ऑफ जीन्स इट विल गिव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स नाउ, इस पे नई कॉम्बिनेशन अब आएगी इस सारे में, ओके, और इस पे भी नई कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका होगा और इस पे इसका पार्ट होगा, तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। फिर जहां ये क्रोमोसोम जाएगा जिस गैमीट में, फिर वो जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा उसमें तो नई कॉम्बिनेशन जीन्स की आएगी एंड उसमें वेरिएशन आएगी। वो क्रॉसिंग ओवर जो ही पैचेटीन स्टेज में होता है वो किन के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो उसकी वजह से बेटे एक खास बात आती है, रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से शाबाश वेरिएशन आती है। और द साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, राइट। समझ लिया ना बात ये, शाबाश। मियोसिस, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट स्टेज है, मियोसिस सेकंड भी है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें 5 स्टेजेस है, पहला लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैचेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस। जो जाइगोटीन स्टेज है मियोसिस फर्स्ट का, यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का, और उस प्रोफेज में जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस होती है, पैचेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होती है और रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन। लेकिन खास बात, एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स होती है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर, ओके। यहां तक समझ लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आते हैं बेटे हम एक और बात पे, नॉन एलील्स की टर्म है आप, इट इज द 7th वन, नॉन एलील्स। मुझे बताइए बेटे एलील्स क्या है। सर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, दे आर कॉल्ड एलील्स। अगर डिफरेंट जीन्स के फॉर्म्स को आप देखें तो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर कॉल्ड नॉन एलील्स। मिसाल के तौर पे यहां समझिए बेटे, ये क्रोमोसोम है, सिंपल मैं बना रहा हूं, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे जीन है ए, बी, सी एंड डी, राइट, डी, सी, बी
एंड दिस इज ए। मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये वाला, यहां से एक और क्रोमोसोम मैंने बनाया होमोलॉगस पेयर का, इट इज एफ, इट इज जी, ओके, इट इज एफ एंड इट इज जी। बताइए मुझे ए और ए विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है? सर दे आर एलील्स, एक्सेप्टेड एलील्स। मुझे बताइए ये बी और सी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है? आर दे alternative forms of each other या alternative forms of a gene? No, they are forms of different genes, okay, and they are called non-alleles. तो ये है non-alleles, okay. मुझे बताओ ये D और F with respect to each other क्या है? Forms of different genes. ये भी क्या है? ये भी तो non-alleles है। For non-alleles ये है बेटे forms या कहिए और एलील्स, लेकिन एलील्स नहीं, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट जीन्स, ओके। अब गौर कीजिए, क्या ये प्रेजेंट हो सकते हैं ये नॉन एलील्स एक ही क्रोमोसोम पे? यहां देखिए हाँ, लेकिन यहां देखिए हाँ, नहीं। लेकिन हमेशा अगर ये एक ही के ऊपर बी है तब ये कॉरस्पॉन्डिंग लोकल पे नहीं है। जैसे मैंने यहां एक लाइन लिखी थी कि एलील्स ऑफ ए जीन ऑकर एट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। देखिए बेटे, ये है एक एलील, इसकी बिल्कुल सेम पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है इसका दूसरा एलील, ओके। वो एलील्स ऑफ ए जीन ऑकर एट सेम लोकस या कहिए कॉरस्पॉन्डिंग लोकल या कहिए सेम पोजीशन, ओके। ये सेम पोजीशन पे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटे किनकी? नॉन एलील्स, ये और ये दो नॉन एलील्स एक ही पोजीशन पे नहीं है। ये एक यहां और दूसरा नॉन एलील यहां, एक नॉन एलील यहां और दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे कहीं। वो दैट मीन्स, बात याद रखना बेटे, नॉन एलील्स कैन बी प्रेजेंट ऑन सेम, और ये वाला केस को सेम और ये वाला केस हो गया बेटे, और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन खास बात, बट ऑलवेज एट डिफरेंट लोकाई, राइट। अब नॉन एलील की टर्म समझने के बाद वी विल मूव टू वन मोर टर्म दैट इज जीनोम, ओके। व्हाट इज जीनोम? बेटे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पी में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये एक सेट है, ओके। इसको रिप्रेजेंट एन करते हैं, और दूसरा एन है 1 डैश, आपको समझाने के लिए 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एंड 7 डैश। वो सारे जीन्स जो प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के एक सेट पे, ये वो सारा एक सेट है, यानी ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये है। दैट सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड टुगेदर एज जीनोम। वो जीनोम, ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन one set of chromosomes, उनको टुगेदर हम बताते हैं बेटे क्या? जीनोम। अब मुझे बताइए पी में कितने जीनोम? सर ये एक जीनोम हो गया, और यहां तक इन क्रोमोसोम्स पे बेटे एक और जीनोम होगा। वो हमारे पास अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, शाबाश, उसमें कितने? 2 जीनोम्स होंगे, 2 जीनोम्स। अगर हमारे पास ट्रिप्लॉयड है, यानी एक और एन और एन, 3n होगा वो, तो ट्रिप्लॉयड। एंडोस्पर्म जैसे आपने ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म की कोई सेल जैसे एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, उसमें 3 जीनोम्स होंगे। तो याद रखना ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या ट्रिप्लॉयड टिश्यू जो है उसमें 3 जीनोम्स होते हैं। और आप मुझे बताइए हैप्लॉयड जो है उसमें कितने जीनोम्स?
सर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी गैमीट्स की बात अगर करें तो उनमें होता है 1 जीनोम। क्लास पॉइंट इसके बारे में, जीनोम जो है इस पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये बात समझने के काबिल है। मैं इधर लिखूं जीनोम कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन about formation of an organism, about formation of an organism। ये ऐसे समझेंगे आप। अगर मैं पी प्लांट का पोलन लूं, वो है ना एन बेटे, तो मैंने पोलन लिया, ये समझाने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन है ये। ओके, इस पॉइंट के मैंने पोलन लिया पी का, पोलन ऑफ पी, बताओ बेटा वो क्या होगा एन, तो उसमें कितने जीनोम, 1 जीनोम। ओके, इस पोलन को लीजिए बेटे टिश्यू कल्चर पे, ये बनाएगा ना टिश्यू कल्चर पे कैलस, और कैलस जो है बेटे कैलस प्लांटलेट्स बनाएगा, और प्लांटलेट्स हार्डनिंग के बाद मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप उन प्लांटलेट्स से बड़े प्लांट्स, मैच्योर प्लांट्स बनाएंगे, तो प्लांट या प्लांट्स बने। तो यही मैंने लिखा कि जीनोम जो है दैट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट कहिए या प्लांट्स कहिए। अब जीनोम को डिस्कस करने के बाद वी आर कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट टर्म नाउ। इन फैक्ट दे आर 2 टर्म्स एंड दिस इज द 9th वन, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप समझना बेटे। जीनोटाइप जो है और फिनोटाइप, ये कॉन्सेप्ट दिया है अगेन जॉनसन ने। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉनसन ने, राइट। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप कहते हैं कि एक इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में जीनस क्या है, जीनस का मेकअप क्या है, जीनस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, वो दैट मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन कहिए, और मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट्स दैट कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज द फिनोटाइप? फिनोटाइप है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मैं फिनोटाइप को यहां एक्सप्लेन करता हूं। फिनोटाइप जो है ये है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका जीनोटाइप कहां से आया? सर क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स कहां से आए? सर गेमेट्स से। गेमेट्स कहां से आए? सर पेरेंट्स से। इसका मतलब आपका जीनोटाइप आता है हेरिडिटी से। तो दैट मीन्स जीनोटाइप के बारे में एक और पॉइंट, गॉट इन हेरिडिटी यानी पेरेंट से, हेरिडिटी और फ्रॉम पेरेंट्स भी कह सकते हैं आप। लेकिन फिनोटाइप कहां से? सर फिनोटाइप तो आता है जैसे जीनोटाइप होगा ऐसा फिनोटाइप। लेकिन बेटे 2 भाई जो ट्विनस है, मोनोजाइगोटिक ट्विनस, 100% जीनोटाइप सेम, लेकिन एक को खेत पे डालिए और एक को ऑफिस में। बताओ जो खेत पे चला गया उसका स्किन डार्क बन जाएगा ना, और उसकी मसल्स डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, बिकॉज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो दोनों को बाद में आफ्टर 10 इयर्स वापस लाइए, क्या इनमें डिफरेंस होगी? यस, उसका फिनोटाइप एक होगा, इसका फिनोटाइप, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एक होगी, इस वाले की दूसरी होगी। वो दैट मीन्स फिनोटाइप अगरचे जीनोटाइप डिटरमाइन करता है, लेकिन उसमें रोल रहता है एनवायरनमेंट का भी। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं बेटे, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। अच्छा ध्यान दीजिए बेटे, मैं आपसे पूछ रहा हूं आज आपका जीनोटाइप जो है, अगर आप 80 साल की उम्र में देखें आपका जीनोटाइप सेम होगा,
लेकिन आज आप बच्चे हो और जब आप 80 साल तो बूढ़े होंगे, आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एंटायरली डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब सर जीनोटाइप एज के साथ साथ चेंज नहीं होता, लेकिन एज के साथ साथ क्या चेंज होता है, फिनोटाइप। तो मैं एक और पॉइंट जीनोटाइप का यहां बेटे इधर आया, मैं एक और पॉइंट जीनोटाइप का, क्या जीनोटाइप रिमेन्स सेम विद एज, लेकिन बच्चे फिनोटाइप चेंजेस विद एज। लेकिन इधर फिनोटाइप चेंज विद एज, राइट। अब दो ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोटाइप सेम है, वो चाहते हैं हमारा फिनोटाइप भी सेम रहना चाहिए, तो दोनों को आपस में बिठाओ। Two organisms with same genotype can have same phenotype in the same environment. बहुत इंपॉर्टेंट, two organisms with same genotype will have same phenotype का in the same environment, right? अच्छा, एक बात मैं बात कर रहा हूं कि डोमिनेंट फिनोटाइप की कभी बात आती है, जैसे आपने अपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है टॉल एंड डिवार्फ, फिर आप कहते हैं टॉल डोमिनेंट है और डिवार्फ रिसेसिव है। ओके, तो ये बातें आगे पूरी होगी। तो डोमिनेंट वो होता है जो F1 इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होता है, जो फीचर एक्सप्रेस नहीं होगा, हालांकि वहां होगा वो लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक चुप के बैठेगा, उसको रिसेसिव कहते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं टॉल डोमिनेंट है और डिवार्फ रिसेसिव है, लेकिन अब देखिए पॉइंट क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिज्म जिनका फिनोटाइप डोमिनेंट है, जिनका फिनोटाइप, मैं इधर लिखूं बेटे ऑर्गेनिज्म्स with dominant phenotype, यानी मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स है, उनके पास डोमिनेंट फिनोटाइप है। देखिए क्या, एक ऑर्गेनिज्म भी टॉल है बेटे, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी टॉल है, तीसरा भी टॉल है, चलिए 3 मैंने लिए, तो ऑर्गेनिजम्स भी डोमिनेंट फिनोटाइप। मैं लिखा हूं अब बात मे और may not have same genotype। सर ये क्या लिखा है, तो कंफ्यूजिंग है। नहीं बेटे, ये बिल्कुल सही है, आप देखिए। आप मुझे बताइए बेटे इसका जीनोटाइप क्या होगा, सर कैपिटल टी पढ़ा है हमने। अच्छा, इसका क्या होगा, सर कैपिटल टी। अच्छा, इसका क्या होगा, सर कैपिटल टी, हो सकता है स्मॉल टी, ये भी। तो अब आप देखिए, मैंने लिखा मे और मे नॉट हैव सेम जीनोटाइप। लीजिए इन दो ऑर्गेनिजम्स को 1 और 2, देखिए आ गया मे हैव सेम जीनोटाइप। लीजिए आप इन दो को, इसको और इसको, आप गौर कीजिए इस पे, मे नॉट हैव सेम जीनोटाइप, क्या इनका सेम जीनोटाइप है, नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या organisms with dominant phenotype may or may not have same genotype, right? लेकिन याद रखना आपको एनवायरनमेंट सेम देना है, एनवायरनमेंट तो वो तो सेम रखना है आपको, ओके। अब आइए, मैं अब पॉइंट लिख रहा हूं एनवायरनमेंट सेम रहेगा, इन दो केसेस में एनवायरनमेंट सेम रहेगा। अब ऑर्गेनिजम्स, मेरे पास अब 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स या 3 हैं विद रिसेसिव फिनोटाइप। बताइए बेटे उनके पास जीनोटाइप कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं ऑलवेज हैव सेम जीनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट जीनोटाइप। बताओ रिसेसिव फिनोटाइप लाना है, सर डिवार्फ रखिए, सर डिवार्फ रखिए, सर डिवार्फ रखिए, चलिए 3 मैंने आपको दिए। बताओ ये क्या होगा, सर डिवार्फ सिर्फ इस केस में आ सकता है, स्मॉल टी। अच्छा, डिवार्फ
क्या कैपिटल टी स्मॉल टी डिवार्फ? नहीं, यहां सिर्फ एक्सप्रेस ये करेगा, ये वाला नहीं। और इसलिए इसका भी क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका क्या आएगा? सर स्मॉल टी स्मॉल टी। यही तो मैंने लिखा, ऑर्गेनिजम्स यानी ये विद रिसेसिव फिनोटाइप, जिनका फिनोटाइप रिसेसिव है यानी डिवार्फ, ऑलवेज हैव सेम जीनोटाइप। देखिए है कि नहीं? तो इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दो सीखी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट ये दिया जॉनसन ने। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप इज गॉट इन हेरिडिटी while as phenotype is the outcome of genotype and its interaction with the environment. Genotype remains same with age, it does not change, but phenotype changes with age. Okay? फिर मैंने कहा दो organisms जिनका which have same genotype, they will have same phenotype but in the same environment. Okay? अगर उनको डिफरेंट एनवायरमेंट तो सेम जीनोटाइप होने के बावजूद उनका फिनोटाइप चेंज होगा। तो मैंने फिर कहा ऑर्गेनिजम्स विद डोमिनेंट फिनोटाइप, जिनका डोमिनेंट फिनोटाइप है उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सेम जीनोटाइप। फिर मैंने कहा ऑर्गेनिज्म जिनका रिसेसिव फिनोटाइप उनका हमेशा क्या होगा? सेम जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट लेने के बाद बेटे वी विल मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट। ओके, yes, now homozygous and heterozygous. Okay, it is the 10th term, that is homozygous and heterozygous individuals. Heterozygous individuals या organisms, right? देखिए बेटे, द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस वॉज गिवन बाय बेटसन एंड सुंदरस, यानी दिस कॉन्सेप्ट जो है वॉज गिवन बाय, किसने दिया? बेटसन एंड सुंदरस ने। ओके, एंड सुंदरस। ओके, Now, what is homozygous and what is heterozygous individual? पहले homozygous की बात करते हैं। homozygous individual एक ऐसा individual है जिसमें दो एलील्स एक जीन के बेटे सिमिलर होते हैं। ओके, और इसका दूसरा नाम होमोजाइगोट है, तीसरा नाम इसका प्योर इंडिविजुअल है। यानी होमोजाइगस इंडिविजुअल या होमोजाइगोट भी इसको बताते हैं, इसको हम प्योर इंडिविजुअल भी बताते हैं, प्योर। ओके, नाउ ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें टू एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर, राइट? ये जो होमोजाइगस इंडिविजुअल ये इस नेचर का होगा, कैपिटल टी, ये देखो सिमिलर है ये, और ये देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी सिमिलर है, होमो मीन्स सिमिलर। और ये इंडिविजुअल जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, बिकॉज इसका फीचर टाल आएगा, टाल डोमिनेंट फीचर है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। और ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा, बिकॉज रिसेसिव फीचर है, डिवार्फनेस जो है वो रिसेसिव फीचर है, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, अब होमोजाइगस इंडिविजुअल को क्यों प्योर बताते हैं? ओके, होमोजाइगस इंडिविजुअल को प्योर इसलिए बताते हैं जब होमोजाइगस इंडिविजुअल की सेल्फिंग करेंगे तो वो यानी सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो सारे इंडिविजुअल्स अपने जैसे बनाएगा, जीनोटाइपिकली भी और फेनोटाइपिकली भी। मिसाल के तौर पे ये होमोजाइगस इंडिविजुअल है बेटे, इसको मैं लिख रहा हूं टाल, बताओ होगा क्या? ये कैपिटल टी और कैपिटल टी। ओके, इसकी मैं सेल्फिंग कर रहा हूं, यानी सेल्फिंग उसके साथ होती है जो बिल्कुल इसी जैसा है, या यही है इसी के पोलन उठाए इसी के फ्लावर पे डाले, तो यहां से गैमीट आएगा कैपिटल टी वाला, यहां से गैमीट आएगा कैपिटल टी वाला, दोनों मिलेंगे बेटे, और यहाँ कैपिटल टी। ये एक नहीं है, ये 100 इंडिविजुअल्स है, ये 100 गैमीट्स है, ये 100 गैमीट्स है, ये मिलके 100 जाइगोट्स बनाते हैं, और वो 100 जाइगोट्स 100 इंडिविजुअल्स बनाएंगे। तो ये मुझे बताओ ये कैसे हैं? सर टाल। बताओ इनका जीनोटाइप भी कैसा है? सर इसी जैसा।
बताओ इनका फिनोटाइप भी कैसा है सर, इन्हीं जैसा, इन्हीं जैसा, इन्हीं इंडिविजुअल जैसा या इसी इंडिविजुअल जैसा? तो आप मुझे बताइए इसका जीनोटाइप भी इसी जैसा, फिनोटाइप भी इसी जैसा। मुझे बताओ इस इंडिविजुअल को आप क्या नाम दोगे? सर इट इज प्योर, बिकॉज ये प्योर इसलिए है, जब सेल्फिंग इसकी की हमने तो इसने 100% इंडिविजुअल जीनोटाइपिकली एज वेल एज फिनोटाइपिकली लाइक इटसेल्फ बनाए। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्लियर कर रहा हूं, क्या होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है इज कॉल्ड प्योर, इसको प्योर बताते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑन सेल्फिंग it produces 100% individuals like itself, genotypically भी as well as phenotypically, राइट? अब समझिए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कैसा है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल या इसका दूसरा नाम हेटेरोजाइगोट भी है, हेटेरोजाइगोट, और इसका तीसरा नाम इम्प्योर भी है। ओके, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें दो एलील्स ऑफ ए जीन जो है वो डिसिमिलर होंगे। तो मैं यहां लिखूं 2 एलील्स of a gene are dissimilar, dissimilar, that is मिसाल के तौर पे कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब इस इंडिविजुअल को जब आप सेल्फिंग कराएंगे मिसाल के तौर पे केस ये है, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल एंड स्मॉल, ये टाल है, ये भी टाल है। ओके, तो यहां से गैमीट्स दो बनेंगे, कैपिटल और स्मॉल। ओके, यहां से भी गैमीट्स कैपिटल और स्मॉल बनेंगे। ओके, ये मिलेंगे बेटे, ये कैपिटल और कैपिटल आएगा, कैपिटल और कैपिटल। फिनोटाइप के लिहाज से ये टाल होगा। ये वाला देखिए कैपिटल और स्मॉल, ये फिनोटाइप के लिहाज से टाल ही होगा। ये वाला बेटा देखिए स्मॉल एंड कैपिटल, पहले कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, फिर ये भी टाल। ये वाला देखिए ये स्मॉल एंड स्मॉल, तो ये डिवार। आप देखिए, गौर करिए बेटे, आप देखिए कि ये खुद क्या था, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये खुद क्या था सर, टाल। लेकिन जब इसकी सेल्फिंग आपने की, क्या इसने सिर्फ टाल फिनोटाइपिकली प्लॉट्स बनाए या अपने से डिफरेंट फिनोटाइप ही बनाया? अपने से डिफरेंट बनाया ना। क्या ये अपने टालनेस के लिए प्योर है या इम्प्योर है? इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये उस टालनेस के अंदर छुपा के रखा है इसने, किसको? डिवार्फनेस को भी। इज इट ओके? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्योर, बिकॉज ये ऑन सेल्फिंग 100% इंडिविजुअल्स अपने जैसे नहीं बनाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इम्प्योर। तो मैं इधर लिखूं, शाबाश, कॉल्ड इम्प्योर, मैं सिर्फ रीजन दूं, कॉल्ड इम्प्योर बिकॉज ऑन सेल्फिंग it produces शाबाश only 75%। देखिए ये और ये 75 आएंगे, 25% और ये 25 है, only 75% like itself and 25% of different phenotype, जो दूसरा फिनोटाइप उस जैसे बनाता है, डिफरेंट फिनोटाइप। ओके, दैट्स व्हाई इसको इम्प्योर बताते हैं। एक पॉइंट और भी याद रखिए बेटे, आपको कभी पूछा जाएगा कि जब सेल्फिंग की जाती है इम्प्योर की यानी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की, वो कितने बनाता है? फिनोटाइपिकली लाइक इटसेल्फ वो तो 75% और 25% डिफरेंट फिनोटाइप, लेकिन कितने जीनोटाइपिकली अपने जैसे बनाता है? तो बिल्कुल आसान, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 50%। लेकिन ये और ये इस जैसे जीनोटाइप नहीं है, तो जीनोटाइपिकली ये इम्प्योर इंडिविजुअल ओनली 50% लाइक इटसेल्फ बनाता है और 50% आपके डिफरेंट जीनोटाइप बनाता है। ओके, ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम एक और कंडीशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेमिजाइगस। ओके,
तो ये मेरे पास 11th टर्म आएगी बेटे हेमिजाइगस कंडीशन। हेमिजाइगस, व्हाट इज हेमिजाइगस कंडीशन? तो ये क्या है, ये टर्म भी आप इस्तेमाल करेंगे आगे जेनेटिक्स में। हेमिजाइगस कंडीशन ऐसे समझ आएगी आपको। मान लीजिए एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मेरे पास है। इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीनस जो है वो या कंडीशन दिखाएंगे होमोजाइगस या कंडीशन दिखाएंगे हेटेरोजाइगस, ओके, या होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस। मैनी जीन जो भी है, ओके, वो इन 3 सिचुएशंस में हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सम जीन्स हैव ओनली वन एलील, यानी some genes have only one allele, या some genes are represented by only one allele, and this is called, यानी this state is called हेमिजाइगस कंडीशन कहिए या स्टेट कहिए, हेमिजाइगस कंडीशन। लेकिन किसके लिए? फॉर दैट वेरी जीन, उसी जीन के लिए, दैट वेरी जीन। बेटे ये नहीं कहना कि ऑर्गेनिज्म हेमिजाइगस है, नहीं 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 नहीं। ऑर्गेनिज्म कैन बी होमोजाइगस, ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैन बी होमोजाइगस फॉर ए जीन, हेटेरोजाइगस फॉर ए जीन। होमोजाइगस की 2 कंडीशंस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन ऑर्गेनिज्म हेमिजाइगस डिप्लॉयड नहीं है, बल्कि उसमें वो जीन जिसका एक ही एलील है, उस जीन के लिए वो हेमिजाइगस कहलाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल समझिए बिल्कुल आप मुझे बताइए बेटे, ये एक्स क्रोमोसोम है ह्यूमंस में, ये वाला, और ये क्रोमोसोम जो है ये वाई क्रोमोसोम है। इनमें से कुछ जीन्स जो एक्स पे हैं, वही जीन्स उनके एलील्स वाई पे होते हैं। लेकिन एक्स पे भी और वाई पे भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके एलील्स दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझेंगे, अगर यहां एक जीन होता है एक्स पे, दैट्स कॉल्ड हीमोफिलिक जीन, स्मॉल एच मैंने लिखा, और यहां भी होता है जीन दैट्स कॉल्ड रेड, दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। चलो मैं सी बताऊं इसको। और इन जीन्स के एलील्स इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर बेटे नहीं होते। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में वो अगर कोई जीन है उसका एलील इस पे है, लेकिन उस पे वाई क्रोमोसोम पे उसका अल्टरनेटिव एलील नहीं है, तब जाके मैं कहूंगा ह्यूमन मेल्स इस जीन के लिए हेमिजाइगस है। हालांकि ह्यूमन मेल जो है वो डिप्लॉयड है, लेकिन इस जीन के लिए वो हेमिजाइगस है। इसी तरह वो हीमोफिलिक जीन के लिए भी ह्यूमन मेल्स जो है, ह्यूमन मेल्स जो हीमोफीलिया के लिए है, वो इसके लिए भी हेमिजाइगस है। वो दैट में अगर ये बेटे ह्यूमन फीमेल्स होते, उनमें एक्स होता, अगर यहां उस एक्स में एच थी, चाहे कैपिटल या स्मॉल, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्रोमोसोम जो दूसरा है उस पे भी होगा। वो ह्यूमन फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस, शाबाश, डोमिनेंट, होमोजाइगस, रिसेसिव या हेटेरोजाइगस दे कैन बी। लेकिन ह्यूमन मेल्स में इस हीमोफिलिक जीन की एक ही कॉपी होती है और दूसरे क्रोमोसोम जो वाई है उस पे इसका एलील नहीं होता। तो ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो मैं यहां पॉइंट लिखूं, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना है। ह्यूमन मेल्स मैं लिखूंगा यहां कैपिटल में, नॉट फीमेल्स, राइट, आर यानी ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर किसके लिए? हीमोफीलिया एक डिजीज है ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड, एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, राइट, ब्लाइंडनेस। तो चलिए इस तरह से आपने समझ लिया ह्यूमन मेल्स में ये
क्यों होते हैं? बिकॉज इनके एलील्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं लेकिन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, हालांकि इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, लेकिन हम हीमोफीलिया के लिए उसको ना होमोजाइगस बताएंगे ना हेटेरोजाइगस, बल्कि बताएंगे हेमिजाइगस। आइए हेमिजाइगस समझने के बाद हम 12वीं टर्म जो लिखेंगे वो है बेटे डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। आप किसी को बताएंगे डोमिनेंट ट्रेट, किसी को बताएंगे रिसेसिव ट्रेट। मिसाल के तौर पे आप टालनेस को बताते हैं डोमिनेंट और डिवार्फनेस को रिसेसिव बताते हैं। कैसे? डोमिनेंट ट्रेट बेटे एक ऐसा ट्रेट होता है, मैं डोमिनेंट को मार्क कर रहा हूं, एक ऐसा ट्रेट है जो एक्सप्रेस होता है बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखिए बेटे, ये यहां से समझिए आप। चलिए यहां से कैपिटल टी कैसा है? टाल। कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए कैसा है? टाल। वो एक ऐसा फीचर जो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है, उसको डोमिनेंट फीचर बताते हैं। लेकिन वो फीचर जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, अपने होमोजाइगस स्टेट में सिर्फ एक्सप्रेस होगा, जैसे स्मॉल टी सिर्फ इस स्टेट में डिवार्फनेस एक्सप्रेस होगी, तो ऐसे ट्रेट को हम बताते हैं रिसेसिव ट्रेट। वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए मैं बताऊं, एक ऐसा ट्रेट है एक्सप्रेस जो करता है, एक्सप्रेसेस इन बोथ शाबाश homozygous and heterozygous states, okay, या conditions, okay। लेकिन रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्लेन करिए। रिसेसिव ट्रेट एक ऐसा ट्रेट है expresses only in homozygous state, right? अब आपने समझ लिया डोमिनेंट ट्रेट किसको बताते हैं। ये एक ऐसा ट्रेट है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस होगा। जो सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में, उसको हम कहते हैं बेटे क्या? रिसेसिव ट्रेट। चलिए, इसका मतलब ये इस स्टेट में भी एक्सप्रेस होगा और ये इस स्टेट में भी एक्सप्रेस होगा, और इसका मतलब है ये एक्सप्रेस सिर्फ इसमें होगा, ओके। अब आपको कभी बताएगा डोमिनेंट एलील क्या है? डोमिनेंट एलील एक ऐसा एलील है जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। डोमिनेंट एलील वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तभी तो आपको डोमिनेंस पता चलेगा। यहां आप क्यों? अच्छा मुझे बताओ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कौन एक्सप्रेस करता है? शाबाश, कैपिटल टी टालनेस वाला। तो इसीलिए आप कहते हैं ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो इसकी एक्सप्रेशन को छुपा देता है। तो आप याद रखना, ये अलग बात है बेटे, शाबाश। डोमिनेंट ट्रेट अलग मैंने कहा, अब मैं कह रहा हूं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील कौन है बेटे? सर, डोमिनेंट एलील ऐसा है, यानी which expresses, शाबाश, which expresses n का, which expresses n, शाबाश, which expresses n heterozygous condition, राइट। अच्छा, ये रिसेसिव एलील कहां से आया? ये भी बात क्लियर करिए बेटे, रिसेसिव एलील आया कहां से? मुझे यही बताओ। सर, एक्चुअली जो डोमिनेंट एलील है ये नॉर्मल एलील है और यही है वाइल्ड एलील, इसको बताते हैं। तो पॉइंट क्लियर करता हूं, जो डोमिनेंट एलील है, और बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, जो डोमिनेंट एलील है इसका एक्चुअली यही नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल एलील है। अच्छा, यही बेटे है व्हाट वी कॉल एज वाइल्ड एलील। अच्छा, फिर इस एलील में चेंज आई, म्यूटेशन आई, और इसकी वजह से बन गया म्यूटेंट एलील। उसी एलील को नाम देते हैं रिसेसिव एलील। वो इसकी अगर शाबाश क्या हो गई? म्यूटेशन, तो न्यू एलील जो बना बच्चे, उसी न्यू एलील को हम नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड रिसेसिव एलील। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रिसेसिव एलील। तो याद रखना ये बात। चलिए, यहां तक मैंने क्लियर किया डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स भी, और डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील कहां से आया वो भी मैंने एक्सप्रेस। वी विल सी नाउ नेक्स्ट
Yes, next term we have, that's in fact the 13th term. It is बेटे क्रॉस. शाबाश. क्या जेनेटिक्स में आप नाम सुनेंगे क्रॉस. ओके, तो क्रॉस का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. व्हाट्स इट कॉल्ड? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से मुराद क्या है बेटे? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं जब दो जीनोटाइपिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम एक दूसरे के साथ मेटिंग कराते हैं, तो उस मेटिंग का नाम क्रॉस है, उस मेटिंग का नाम है हाइब्रिडाइजेशन. ओके, वो क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट इज मेटिंग यानी रिप्रोडक्शन बिटवीन, शाबाश, टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान. ओके, और यूजुअली वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. और अब जो नया इंडिविजुअल होगा, उस नए इंडिविजुअल को, जो न्यू इंडिविजुअल इस क्रॉस की वजह से बनेगा, न्यू इंडिविजुअल, उस न्यू इंडिविजुअल को नाम देते हैं हाइब्रिड. शाबाश. क्या? हाइब्रिड. उस हाइब्रिड में दो पेरेंट से बेटर फीचर्स होते हैं. शाबाश. क्या होते हैं? बेटर फीचर्स देन आइदर ऑफ द पेरेंट्स. एंड उस फिनोमेनन को कहते हैं हाइब्रिड विगर. वो इस हाइब्रिड में होती है, शाबाश, बेटर क्वालिटीज और देन किनसे? देन पेरेंट्स. और इस फिनोमेनन को कहते हैं बेटे, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर. राइट? हाइब्रिड विगर. ओके बेटे, ये मैंने समझाया आपको क्रॉस क्या है. अब यहीं पे मैं क्लियर करता हूं, अगर आपका एक क्रॉस चल रहा है लेकिन उसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं नई जनरेशन में एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में इनहेरिटेंस, यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें आप सोचेंगे कि एक कैरेक्टर में से, मिसाल हाइट का कैरेक्टर आप कंसिडरेशन में रखेंगे, आप देखेंगे एक टॉल है, एक डिवार्फ है, हम क्रॉस कर रहे हैं. नए इंडिविजुअल में हाइट आएगी टॉलनेस के साथ या हाइट आएगी डिवार्फनेस के साथ. इज इट ओके? तो ऐसे क्रॉस को हम नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज ये एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में किया गया. अगर क्रॉस कर रहे हैं आप, लेकिन आपके जहन में उस वक्त दो कैरेक्टर्स, हालांकि ऑर्गेनिज्म में बहुत कैरेक्टर, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, तो ऐसे क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस बताते हैं. अगर आप क्रॉस करेंगे, आपके जहन में तीन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होगी, तो आप समझेंगे उस क्रॉस को ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. वो क्रॉसेस जो है ये हो सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस. ओके, आप देखिए मोनोहाइब्रिड, वो हाइब्रिड बनेगा एक कैरेक्टर के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और इसी तरह दूसरा हो सकता है डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. और जिनमें मोर देन 3 कैरेक्टर्स हम देखें, उनको हम नाम देते हैं बेटे पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस. ओके, पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस. अब दूसरी टर्म, जब आप एक क्रॉस करते हैं, चलिए समझते हैं. यहां पे बेटे हमने ये क्रॉस किया, इट इज टॉल और इट इज डिवार्फ. ओके, ये डिवार्फ लिखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, बिकॉज ये हमेशा प्योर होगा. और टॉल होगा ये हेटेरोजाइगस भी या होमोजाइगस होगा, लेकिन जब आप क्रॉस करेंगे उस वक्त आप इस पैरेंट को भी प्योर ही लेंगे. ओके, दैट मीन्स कैपिटल टी. अब मैंने क्रॉस किया, क्रॉस की साइन ऐसे दिखाते हैं बेटे इनके बीच में, तो यहां से गैमीट बनेगा कैपिटल टी वाला. ये एक नहीं है, ये 100% है, समझना. यहां से गैमीट्स बनेंगे बेटे और वो सारे स्मॉल टी वाले होंगे. अब जो जनरेशन बनेगी ये इस क्रॉस से पहली जनरेशन बनती है और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लेके, और ये जनरेशन टॉल होगी. तो इसको हम नाम देते हैं बेटे F1 जनरेशन. क्या नाम देते हैं? F1 जनरेशन. F1 मीन्स पहली जनरेशन,
फर्स्ट फिलियल जनरेशन, एफ फॉर फिलियल, फिलियल डॉटर को, फिलियल डॉटर को कहते हैं। तो ये पहली जनरेशन है, पहले ऑफस्प्रिंग्स है। डॉटर, यहाँ वो डॉटर मुराद नहीं है, डॉटर भी ऑफस्प्रिंग ही होती है। ओके, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और फर्स्ट फिलियल जनरेशन किसका आउटकम है? सेल्फ पॉलिनेशन का या क्रॉस का? ये दो जीनोटाइपिकली डिफरेंट है, इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो मेरे टर्म्स यहाँ पे बनती है बेटे, एक 14th हमारी टर्म्स बन रही है 14th पॉइंट की, दैट इज F1 एंड F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ये आप टर्म्स इस्तेमाल करेंगे जेनेटिक्स में। तो यहां से फिलहाल आपने समझ लिया F1 जनरेशन क्या है। ये है बेटे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसका मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, फिर ये कौन सी जनरेशन है? सर ये वो जनरेशन है जो दो पेरेंट्स के बाद पहले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, और इट इज द आउटकम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, इट इज द आउटकम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या अगर एनिमल नहीं है तो आप कहेंगे क्रॉसिंग, इट इज द आउटकम ऑफ क्रॉसिंग। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पे, अब मैं इनकी सेल्फिंग करूंगा, सेल्फिंग कैपिटल और स्मॉल। अगर प्लांट नहीं है आप इनब्रीडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट्स में भी इनब्रीडिंग, लेकिन एनिमल्स अगर है तो वहां सेल्फिंग नहीं है, वहां आप इनब्रीडिंग बताएंगे। तो यहां बनेगा बेटे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये गैमेट्स मिलेंगे बेटे। ओके, ये कैपिटल और कैपिटल आएगा, ये कैपिटल और स्मॉल आएगा, ये स्मॉल और कैपिटल, पहले कैपिटल लिखेंगे, ये बनेगा स्मॉल एंड स्मॉल। इस जनरेशन को हम नाम देते हैं F2 जनरेशन। ओके, ये F1 जनरेशन थी, ये पेरेंट्स थे बेटे, पेरेंट्स। तो आप मुझे डिफाइन कराए ये बेटे यहां पे, आप डिफाइन करिए बेटे, आप डिफाइन करिए बेटे क्या कि ये F2 जनरेशन है क्या? सर F2 जनरेशन ये वो जनरेशन है जो आफ्टर सेल्फिंग ऑफ द F1 इंडिविजुअल्स हासिल की जाती है। तो मैं इधर लिखूं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन इज सेकेंड जनरेशन, जहां से आपने स्टार्ट किया सेकेंड जनरेशन, ठीक, which is obtained after selfing और इनब्रीडिंग कहिए, इनब्रीडिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, F1 इंडिविजुअल्स, राइट। आपको पूछा जा सकता है बेटे ये F1 और F2 की टर्म्स किसने दी है? मैं यहां पे F1 एंड F2 जो है, ये दो टर्म्स है, ये टर्म्स भी बेटे किसने दी? विलियम बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, विलियम बेटसन ने। आइए इसके बाद हमारे पास टर्म जो बनती है दैट इज मैंने F1 F2, और उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक और है, दैट इज द 15th वन, दैट इज कॉल्ड पुनेट सुकैर, पुनेट सुकैर, PUNNET। एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया, पुनेट सुकैर, SQUAR। व्हाट इज पुनेट सुकैर? पुनेट सुकैर एक बड़ा सुकैर है जिस सुकैर में स्मॉल सुकैर्स होते हैं। मैं डिफाइन इसको करता हूं आसान लैंग्वेज में, इट इज अ बिग सुकैर, इट इज अ बिग सुकैर, ओके, inside which are small suckers, जिसके अंदर स्मॉल सुकैर्स है। ओके, इस पुनेट सुकैर का दूसरा नाम है चेकरबोर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेकरबोर्ड, राइट। इसका कॉन्सेप्ट दिया बेटे RC पुनेट ने, RC पुनेट, और हमारे नीट में क्वेश्चन आया RC पुनेट कहां का, ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन था, एंड ही इज अ ब्रिटिश, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। कौन? ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, RC पुनेट। तो ये है हमारे पास ये पुनेट सुकैर, इधर मैं शो करूंगा, ये एक बिग सुकैर है बेटे, है कि नहीं? इस सुकैर में स्मॉल सुकैर्स हैं, ये देखिए, 4 बनाने हो तो 4 बनेंगे, 8 बनाने हो
या 16 बनाने हो तो 16 बन जाएंगे ऐसे बेटे, देखो ये बन गए 16। अब आपको गैमीट्स अगर इंडिविजुअल कोई है, देखिए मैं यहां से इंडिविजुअल शो करूं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैं इसकी सेल्फिंग करता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 से मैंने लिया, आगे आपको समझेंगे। इसे गैमीट्स बनेंगे बेटे, क्या क्या देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, गैमीट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, गैमीट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। मैं गैमीट्स को लिख रहा हूं बेटे यहाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमीट्स है। यहां से ये गैमीट्स इस पेरेंट के है, इसको मैं कंसिडर मेल कर रहा हूं, ये पेरेंट में रख रहा हूं फीमेल बेटे, यहां से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल गैमीट्स, और ये भी यही होंगे, कैपिटल कैपिटल फिर कैपिटल स्मॉल फिर स्मॉल कैपिटल एंड फिर स्मॉल स्मॉल। देखिए बेटे, अगर आपको ये 4 गैमीट्स यहाँ फिर 4 गैमीट्स यहाँ फिर आपको 16 कॉम्बिनेशन नीचे बनाने हैं, तो उनको ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, तो इजीली उनको विदाउट क्राउडिंग उनको एक दूसरे से मिलाना और उस कॉम्बिनेशन को हासिल करना, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप मुझे बताइए शाबाश, क्या ये आसान तरीका है ना? देखिए बेटे, यहां से आर यहां से आर, तो इट विल बी आर आर, यहां का वाई यहां का वाई, कैपिटल वाई, इसी तरह यहां कैपिटल आर, यहां का कैपिटल वाई, यहां का स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला मैं दिखाता हूं बेटे, इट इज स्मॉल, तो इट विल बी स्मॉल एंड इट इज कैपिटल, इट विल बी कैपिटल एंड कैपिटल। ओके, तो दिस पुनेट स्क्वायर मैं इसकी इंपॉर्टेंस लिख रहा हूं, यूज टू तो मैं पुनेट स्क्वायर जो है इसकी मैं पुनेट स्क्वायर जो है इसकी सिग्निफिकेंस लिख रहा हूं, यूज फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ गैमीट कॉम्बिनेशन, यानी गैमीट्स को इजीली कंबाइन करने के लिए ये एक आसान तरीका है जो आरसी पुनेट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया। लास्ट टर्म बेटे हमारे लिए है, दिस इज द लास्ट वन एंड दैट इज प्योर लाइन। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज प्योर लाइन? प्योर लाइन में डिफाइन करूं पहले, उसके बाद आप समझेंगे बेटे। प्योर लाइन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, मैं इधर कहता हूं कभी लाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चेन ऑफ organisms which are similar genotypically as well as phenotypically, as well as phenotypically, यानी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर है जीनोटाइप के लिहाज से भी और फिनोटाइप के लिहाज से, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्या? प्योर लाइन। इतना ही नहीं, एंड ऑन फर्दर सेल्फिंग, और उसके बाद अगर इनकी सेल्फिंग करेंगे ये अगेन बनाएंगे ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स बोथ जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं प्योर लाइन। समझिए बेटे मैं क्या आपको कह रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ कैसा है? टॉल। लेकिन मैंने इसकी सेल्फिंग की, देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बताओ ये क्या करिश्मा दिखाएगा? सर हमने अभी ये किया वहां, तो आप शॉर्ट में दिखाइए हमें। 3 ये बनाएगा बेटे टॉल, ओके, और 1 बनाएगा डिवार्फ, यानी इन्हीं में से 1 बनेगा डिवार्फ। ओके, क्या ये प्योर है? फिर नहीं, ये प्योर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इन 3 को अगर आप ओपन करेंगे, क्या ये 3 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला है स्मॉल टी। आप मुझे बताइए बेटे, आपको ये नहीं मालूम है? अभी ये मालूम नहीं है आपको? मालूम है ये टाल आया, ये 2 डिवार, ये 2 बी टाल आए।
आपने इन तीन की अलग अलग सेल्फिंग की। जब आप इसकी सेल्फिंग करेंगे बेटे, इसकी सेल्फिंग, तो मुझे बताओ यहां से टी, यहां से टी आएगा, आप मिलेंगे, मुझे बताओ ये टी और टी बना और ये सारे 100% क्या होंगे, टाल। इस वाले केस में कुछ आपको मिलेंगे ड्वार्फ, ओके, कुछ टाल मिलेंगे। ये बिल्कुल यही वाला केस होगा अगर इसकी सेल्फिंग करेंगे, अगर इसकी ये भी यही वाला केस होगा। लेकिन चलिए आपने इसको लिया था, आपने इसकी सेल्फिंग जो है कि आपको 100% प्लांट्स क्या मिले, टाल। अब इनकी अगर आप सेल्फिंग करेंगे, शाबाश, कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, ठीक, सेल्फिंग। अब मुझे बताइए यहां से क्या मिलेगा, कैपिटल टी, यहां से क्या, कैपिटल टी। अच्छा, इनकी सेल्फिंग के बाद जो कॉम्बिनेशन आई वो कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या है, टाल। अब इनकी करेंगे आप, टाल टाल ही चलेगा। तो मुझे बताओ 4-5 जनरेशन, ऑलमोस्ट फॉर 5 जनरेशन जो ही आप करते हैं, जो लास्ट पे जनरेशन बनेगी बेटे, मान लीजिए ये बने लास्ट पे ऑर्गेनिज्म्स, क्या ये सारे बेटे टाल है? कैसे टाल? सर अंदर से कैपिटल टी और बाहर से टाल है। इज दिस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, आर दे जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली सिमिलर? यानी ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, 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 कैपिटल टी एंड टाल 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 टाल। जीनोटाइपिकली कैपिटल टी सारे, कैपिटल टी सारे, और फिनोटाइपिकली सारे टाल। तो मुझे बताओ व्हाट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर सिमिलर, शाबाश, जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली, व्हाट इज दैट ग्रुप कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज प्योर लाइन। लेकिन प्योर लाइन को हासिल करने के लिए तरीका जो आपने अपनाया बेटे, दैट इज द सेल्फिंग। तो मैं इधर लिखूं बेटे, प्योर लाइन इज ऑब्टेन्ड, प्योर लाइन इज ऑब्टेन्ड सेल्फिंग या कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग, बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग। ओके बेटे, शाबाश, फॉर 5 जनरेशन। तो इस तरह से बेटे हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट किया। होप आपने सारी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया होगा और विदाउट इंटरमिंगलिंग। आप इन सारी टर्म्स को एक मर्तबा और रिवाइज करिए ताकि आप इनको यूज कर पाए एज रॉ मटेरियल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो फी अमान अल्लाह बेटे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।